नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सेहत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको सेहत से जुड़ी बातों से अवेयर कराना है और इसके लिए हम आपको नए नए विषय के साथ सेहत से जुड़ी जानकारियां देते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे सिकल सेल। इसके क्या कारण है, किस तरह से इसका उपचार हो सकता है, इस विषय पर हम जानकारी लेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आखिरकार सिकल सेल क्या है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्येंदु डे, कंसल्टेंट बोन मेरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, बाल्को मेडिकल सेंटर VMRF, और डॉक्टर नीलेश जैन MD, ट्रांसफ्यूशन और मेडिसिन, बाल्को मेडिकल सेंटर, नया रायपुर। डॉक्टर साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम डॉक्टर नीलेश जी, जिस तरह से हम बात करें, लगातार पर्यावरण जब बदलता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं उसमें जो कई रोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पर्यावरण का यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जीन पर भी असर कई बार पड़ता है, यानी बदली हुई परिस्थितियों में कुछ आनुवंशिक रोग सबसे ज्यादा परेशानी कई बार पैदा कर देते हैं और इसी तरह की एक आनुवंशिक बीमारी है सिकल सेल। सबसे पहले हम जानेंगे सिकल सेल आखिरकार, बड़ा नाम थोड़ा अजीब सा है, क्या है ये सिकल सेल? नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 19 जून को हम हर साल वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हम सबको जनता को जागरूक करना है सिकल सेल के बारे में। यदि हम यहाँ की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया के बहुत पेशेंट्स हैं और सारे पेशेंट्स को और उनके पेरेंट्स को इस दिन हम ये बताते हैं कि कैसे हम सिकल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें क्या जानकारी होना चाहिए सिकल सेल के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, हम अपने बच्चों को किस तरीके से इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से दूर रख सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं और इसके उपचार, यदि किसी को सिकल सेल डिसीज हो गया है तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आप लोगों को सिकल सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। सिकल सेल एनीमिया वास्तव में एक जो हम बोलते हैं कि अनुवांशिक बीमारी है खून की। खून के अंदर जो रक्त कणिका होती हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में एक म्यूटेशन के कारण, एक जिसको हम बोलते हैं कि जो एमिनो एसिड बदल जाता है, वैलिन एमिनो एसिड जो है वो बदल जाता है, उसकी वजह से जो रोग होता है उसको हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया में वास्तव में होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन, वो म्यूटेशन हो जाने की वजह से वो जो रेड सेल का शेप है वो सिकल सेल के आकार का हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाती है बेसिकली रेड सेल्स। और सिकल शेप्ड होने की वजह से जो वो हमारी ब्लड की जो वाहिनी होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, जो छोटे छोटे से वेन्यूल्स होते हैं, वहां से जब ब्लड बहता है तो ये सिकल सेल, क्योंकि ये रिजिड होती हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो ये जाके फंसती हैं और उससे फिर आगे की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है, मदर फादर से बच्चों में आती है और बच्चों से फिर फर्दर उनकी पीढ़ी में ट्रांसमिट होती है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यदि कोई भी पेरेंट्स जिनकी हिस्ट्री है सिकल सेल की, तो ये जरूर है कि ये अपने बच्चों में, उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो सकती है। यदि ये बीमारी ट्रांसमिट होती है तो आपके बच्चों में यदि आप देखेंगे कि वो उतने अच्छे से ग्रोथ उसकी नहीं होती है, रिटार्डेड ग्रोथ हम बोलते हैं, उसका खाने पीने का बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें कमजोरी रहती है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, फीवर आता है। तो ये वो लक्षण है जो इनिशियल लक्षण, वो थक जाता है, उसकी सांस भरती है कई बार, और यदि इसके साथ में यदि उसको कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शंस और ऑलरेडी हो जाता है तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा करके बढ़ जाती हैं। तो ये वो लक्षण हैं जहां आपको पहचानना है, चूंकि आपको पता है कि ये आपकी कोई फैमिली मेंबर्स में किसी को ये बीमारी रही है और उससे आपके बच्चे में आई है, तो आपको जाके इसका जो भी हेमेटोलॉजी के हॉस्पिटल्स हैं, हेमेटोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में जाके आपको अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए। इसकी जांच बड़ी सिंपल है। जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें हम HbHPLC बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो करके टेस्ट होता है, उससे हीमोग्लोबिन का वेरिएंट का पता चलता है और उसी से हम जानते हैं कि बच्चे में ये सिकल सेल की बीमारी है या नहीं है।
तो वो एक सिंपल से टेस्ट से हम पूरा सिकल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फिर फर्दर हम डॉक्टर की सहायता से, उनकी मदद से, उनकी जो भी बातें हैं, उनकी एडवाइस है, उनको फॉलो करके अपने बच्चों को सिकल सेल की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं काफी हद तक। यानी कहीं ना कहीं एक सिंपल सा टेस्ट होगा और उसके बाद उसकी जो भी प्रोसीजर है, यानी जो जटिलताएं हैं, उससे खासतौर से हम उससे निजात पा सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये डॉक्टर नीलेश जी हमें बता रहे हैं। डॉक्टर देवेंदु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर नीलेश ने कहा कि असामान्य बदलाव हुआ जीन से और कहीं ना कहीं अनुवांशिक का मतलब यदि माता पिता को ये बीमारी है तो उनसे बच्चों में भी ये बीमारी आ सकती है। तो क्या जटिलताएं, अगर हम बात करें सिकल सेल की, तो वो किस तरह से होती हैं? हाँ, जैसे अभी बताया है डॉक्टर नीलेश जैन ने कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन में एक म्यूटेशंस के जरिए ये हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले तो इसमें एनीमिया होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रहा है, हीमोग्लोबिन लो हो रहा है, तो एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा और उसके लिए बच्चे में बहुत सारी परेशानियां होगा। उनको थकापन होगा, उनको बहुत मतलब काम करने का क्षमता कम हो जाएगा, उनको बार बार इन्फेक्शन होगा और उनको ब्लड देने का जरूरत पड़ जाएगा। सेकेंडली, जो सिकल बन गया है, जो आरबीसी नॉर्मल जो गोल राउंड शेप होता है, ये राउंड शेप इसको चेंज हो जाता है तो और इसमें सिकल जैसे बन जाते हैं। और ये सिकल आरबीसी बहुत रिजिड होता है, ये पास नहीं होता है। जो छोटे वाले वेन्यूल्स है, कैपिलरीज है, जिसके थ्रू हमारा ब्लड इजीली पास हो जाते हैं, ये सिकल बनने के बाद ये पास नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे जाकर वो ब्लॉक होता है। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो यहाँ पे ब्लड जो जाना बंद हो जाता है, तो तब जाके वहां पे जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन में डैमेज होता है। कुछ डैमेज जो है वो एक्यूट होता है, मतलब तुरंत होता है, और तब जाके पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको हम कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस। इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, चेस्ट में, अपना बैक में, लेग्स में, हिप जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। और जब तक इनके लिए बीमारी का इलाज ना करे, ये पेन खत्म नहीं होता है और ये पेन बहुत ज्यादा होता है और इसमें बच्चे को बहुत परेशानी होता है और इसके लिए बच्चे को स्कूल जाना बंद हो जाता है, हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है और बहुत परेशानी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो आमतौर से पता नहीं चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइलेंट। जैसे साइलेंट सेरिब्रल इन्फार्क्ट होता है, मतलब ब्रेन के अंदर भी जो छोटे छोटे वेन्यूल्स है उसमें भी ब्लॉक होता है और उसमें क्या होता है कि ब्रेन का छोटा सा पार्ट्स वो ब्लॉक हो जाता है और उसका फंक्शंस खराब होता है। जैसे कि किडनी में भी ऐसे छोटे से ब्लॉक होने के लिए किडनी भी खराब होता है और ये अचानक से नहीं होता है, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद देखा जाता है कि उनका ब्रेन फंक्शन कम हो रहा है, उनका किडनी फंक्शन कम हो रहा है, उनका हिप जॉइंट खराब हो रहा है। और ये सारे कभी भी आपको बच्चों में ऐसे पता नहीं चलता है, जब टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है। और 10 साल के बाद देखा जाता है कि उनका किडनी बहुत खराब हो चुका है, कभी कभी तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ जाता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट किया जाए शुरू से, जो सही ट्रीटमेंट है वो अगर लिया जाए तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो शुरुआत में ही अगर इसकी जांच हो जाए और उसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाए, मेडिसिन स्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर नीलेश, हम जान रहे थे क्राइसिस की भी उन्होंने बात की, खासतौर से सिकल सेल में क्राइसिस है जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है। समझना चाहेंगे कि रोकथाम के उपाय क्या है, किस तरह से इसे रोका जाए आखिरकार? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चूंकि ये मैंने बताया कि ये अनुवांशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरी जनरेशन में जाती है, तो इसको सिर्फ हम रोकथाम के जरिए ही इस पे काबू पा सकते हैं कि ये बीमारी हो ना। इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी जो हम लोग मतलब लाइक जो शादियां होती हैं उसके पहले पेरेंट्स की ऐसी, खासकर ऐसी पेरेंट मतलब लाइक लड़का और लड़की जो शादी करने वाले हैं जहां पे हिस्ट्री है सिकल सेल या कोई भी हीमोग्लोबिनोपैथीज की हिस्ट्री है, वहां पे हम बोलेंगे कि उनकी प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए। उनका जो जेनेटिक लाइक जो फैमिली हिस्ट्री है वो हमें लेनी चाहिए और हमें HbHpLC जो कि सिंपल सा पेरिफेरल ब्लड से टेस्ट होता है वो हमें लड़का और लड़की दोनों का कराना चाहिए। यदि, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है इसको रोकथाम के लिए कि दोनों में से कोई कैरियर तो नहीं है। क्योंकि यदि मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है ये 2 प्रकार से होती है। एक तो एक कैरियर स्टेज में हो सकता है कि वो आधा जीन ही, मतलब 2 जीन में से एक जीन अफेक्टेड है, सिकल सेल है, और दूसरा सिकल सेल नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको हम कैरियर बोलते हैं। कैरियर वाले पेशेंट्स नॉर्मली अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन जीते हैं, उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
बट जो डिसीज होती हैं जिनमें दोनों जीन ही अफेक्टेड होते हैं, दोनों ही सिकल सेल जीन हो जाते हैं, उसमें उन पेशेंट्स में ये डिसीज के फॉर्म में आती है और इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो होने के चांसेस रहते हैं। अभी हम प्री मैरिटल काउंसलिंग करके यही पता करते हैं कि दोनों में से कोई कैरियर है क्या। यदि कैरियर है तो वहां पे 25% चांस होते हैं कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स, जो बच्चे होंगे, वो अफेक्टेड होंगे, उनके दोनों जीन अफेक्टेड होंगे और उनको फुल सिकल सेल डिसीज होने के चांसेस हैं 25%। लेकिन जो 50% हैं वो कैरियर ही रहेंगे और 25% वो नॉर्मल होने की संभावना रहती है। तो ये जो यदि हम टेस्ट, ये सिंपल सा टेस्ट दोनों का करते हैं तो इससे हम ये एक प्रोबेबिलिटी का ग्राफ या ये जो डायग्राम बना सकते हैं, उसमें हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि बच्चे को कितने चांसेस हैं। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा होता है कि यदि मान के चलो कि दोनों कैरियर हैं तो जब उनका प्रेगनेंसी आता है तो प्रेगनेंसी के समय पे एंटी नेटल एज में भी हम इसका टेस्ट होते हैं जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है मदर के पेट के अंदर, जो उसके जो भ्रूण है उसमें सिकल सेल डिसीज फॉर्म में है बच्चा या सिकल सेल ट्रेट फॉर्म में या कैरियर फॉर्म में है। कैरियर फॉर्म में है तो इसको कुछ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैरियर तो आराम से अपना लाइफ स्पेन पूरा करते हैं। लेकिन यदि डिसीज है तो वहां पे आप एक डिसीजन लिया जा सकता है कि बच्चे की प्रेगनेंसी हम ये कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ही एक रोकथाम का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे हम सिकल सेल नामक बीमारी को रोक सकते हैं। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा होता है कि हम कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोकें। तो कॉम्प्लिकेशंस को रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा सजग रहना है। उनको इस चीज का इंफॉर्मेशन और होना चाहिए कि चूंकि हम लोग कैरियर थे या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर थे, तो हमारे बच्चे में इस टाइप के सिम्टम्स जो मैंने अभी जिक्र किया था, उस टाइप के यदि लक्षण आते हैं तो बिना डिले किए, बिना देर किए जरूर हॉस्पिटल में डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। और उसको जो हम लोग बोलते हैं कुछ मेडिसिन हैं जो रेगुलरली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिसमें फॉलिक एसिड, हाइड्रोक्सीयूरिया जैसी मेडिसिन हैं जिसके थ्रू हम जो सिकल सेल की परसेंटेज है वो कम कर सकते हैं। तो यदि वो परसेंटेज कम रहेगी तो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी कम रहेगी। तो ये टारगेट पेरेंट्स को करना चाहिए कि हमें जैसे ही पता चलता है हम जरूर उसको एक विशेषज्ञ को, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, बताएं और उसकी जो भी उनकी एडवाइस रहती है उनका फॉलो करें, उनका पालन करें। डॉक्टर नीलेश, जिस तरह से हमने अभी जाना, डॉक्टर दिव्येंदु, अगर हम बात करें कि डॉक्टर नीलेश कह रहे हैं कि अनुवांशिकता होती है कई बार और अगर पेरेंट को है तो वो निश्चित तौर पर बच्चों में आ सकती है। अगर बच्चे प्रॉपर, कहा जाता है कि पौष्टिक आहार लें या फिर हम अच्छी चीजें का सेवन करते हैं, अगर प्रॉपर टेक केयर करते हैं अपनी, तो क्या तब भी ऐसा पॉसिबल है कि जो सिकल सेल की संभावना है वो उन बच्चों में भी होगी? नहीं, पहला तो बात यह है कि अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है, मतलब उनका जीन में, एक जीन में सिकल डिजीज का चेंजेस है, म्यूटेशन है, तो उसमें 25% चांस रहेगा बच्चों में सिकल आने का। सो सिकल डिजीज हो सकता है। और जैसे डॉक्टर नीलेश जैन सर ने कहा है कि इससे भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रेगनेंसी के पहले ही टेस्ट कर लेते हैं तो हम ये चूज कर सकते हैं कि जो बच्चे को हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसमें सिकल ना हो। ऐसे सिलेक्टेड बेबीज भी हम लोग ले सकते हैं, ये भी अभी आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चों में सिकल आ गया है तो उसमें जो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस है, ये कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो भी तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उपचार है जो घर में आपको शुरू करना चाहिए। ये पेरेंट्स को जानना चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए और पेरेंट्स को ये घर में ही शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई बच्चे को सिकल है, डायग्नोज हो गया है, तो ये ध्यान रखिए कि इनका जो पेन क्राइसिस होता है, ये क्राइसिस फीवर के टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्राइसिस हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई भी छोटे वाले इन्फेक्शन भी हो, बीमार हो, इन्फेक्शन हो, फीवर आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुरंत उनको पैरासीटामोल दिया जाए और सामने जो भी डॉक्टर्स हैं उनको दिखाए और कुछ भी एंटीबायोटिक्स जो उनको चाहिए उसको शुरू करें। क्योंकि इनका दूसरे जो पहलू है कि इनका जो स्प्लीन है, ये स्प्लीन फंक्शन भी कम होता है सिकल पेशेंट में, और इसीलिए इनका जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो क्षमता होता है अपने
शरीर का इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी भी कम होता है। तो इसलिए इनका जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। जैसे कोई मलेरिया होता है तो मलेरिया भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और ये इनके लिए जानलेवा हो सकता है, क्राइसिस प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जितना पानी कम होगा उतना पेन क्राइसिस बढ़ेगा। तो इसीलिए पानी भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। और अगर ऐसे पेन अगर सेटल हो गया है, पेन शुरू हो गया है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाए, एटलीस्ट ऑक्सीजन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसमें जब पेन क्राइसिस होता है, सिकल प्रेसिपिटेट होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। तो इसीलिए इनको ऑक्सीजन भी दिया जाता है और साथ में पेन को कम करने के लिए दवाई भी स्टार्ट करना पड़ जाता है। यानी पेन कम करने के लिए दवाइयां भी स्टार्ट होती है, लेकिन खासतौर से पानी की बात की है तो पानी वैसे भी हर बीमारियों में फायदेमंद ही होता है। पानी ज्यादातर पीना है, ये क्या डॉक्टर नीलेश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हमें डॉक्टर दिव्येंदु ने भी कहा कि क्राइसिस बढ़ जाते हैं, पेन जो है वो बढ़ जाता है, मेडिसिन या फिर खान पान का ध्यान रखना होता है। लेकिन बच्चों और पेरेंट्स की अगर हम बात करें जिनमें है सिकल सेल की परेशानी, उनमें क्या कुछ सावधानियां जो है वो बरतनी होगी? बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पेरेंट्स को यदि पता है कि उनके बच्चों को सिकल सेल की बीमारी है, सिकल सेल डिसीज है, जो फुल सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, तो ओबियसली उनको सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किसी डॉक्टर की निगरानी में बच्चा जब तक पूरा जब तक भी ग्रो कर रहा है, स्टार्टिंग फेज से लेके उसके एडल्टहुड तक, उसको उपचार मतलब जो उसका ट्रीटिंग फिजिशियन है उनके निगरानी में रखना है। एक चीज, जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि बताया कि पेन क्राइसिस होती है, तो पेन क्राइसिस वाली कंडीशन में, फीवर वाली कंडीशन में, इन्फेक्शन है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कई बार इसकी, क्योंकि जो मेन कॉम्प्लिकेशंस कई बार होती हैं वो आपका चेस्ट का इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें जान का खतरा भी हो सकता है, और ये सब होते हैं इन्फेक्शन से, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है इन सब बच्चों की। तो पेरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई फीवर इन्फेक्शन है तो वो अपने डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर के पास लेके जाए, जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज करे बच्चे को। एक चीज। दूसरा है कि चूंकि ये बच्चे, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जितनी ज्यादा सिकल परसेंटेज होगी शरीर के अंदर उस पेशेंट के अंदर, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहेगा। तो कुछ कुछ सावधानी हम लोग बरतने का बोलते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कंडीशंस में बच्चे को नहीं भेजना है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, क्योंकि कम ऑक्सीजन वाली सिचुएशन में सिकलिंग का परसेंटेज है वो बढ़ने लगता है, तो फिर वो क्राइसिस जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो होने लगती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी जो ऊंचाई पे जाने का जो पर्वत या जो कई बार पर्वतारोही और उस टाइप के भी लोग होते हैं कि वो ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहां हम लोग जाने से मना करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज जहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है बॉडी के लिए, वो एक्सरसाइज करने से भी कई हम लोग सलाह देते हैं कि वो अवॉइड करना चाहिए। बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज इन बच्चों को नहीं सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है और फिर इसकी सिकलिंग परसेंटेज भी बढ़ने लगती है। तो ये ऐसी चीजें हैं, और ओबियसली पानी वगैरह या कोई भी लिक्विड जो चीजें हैं वो ज्यादा पीने के लिए हम लोग बोलते हैं और पेशेंट्स को पीना चाहिए। तो ये अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों के लिए इस टाइप की ध्यान और सावधानियां बरतनी है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि बच्चा को यदि ये जो सिकल सेल डिसीज है ये हो गई है तो ये तो जेनेटिक है, ये एक बार हो गई है तो ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योर इसका बड़ा मुश्किल है, क्योर के भी तरीके हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे रोक के रख सकें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पेरेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है अपने बच्चों के सेहत के लिए। सेहत के लिए बिल्कुल जरूरी ध्यान में रखना होगा पेरेंट्स को भी, अपने बच्चों को किस तरह से चीजें देनी है। डॉक्टर दिव्येंदु, अभी हम बात कर रहे थे क्राइसिस पेन की, आपने बात की थी, पानी का भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सेवन करें तो बचा जा सकता है। एक थेरेपी की अगर हम बात करें, कुछ टारगेटेड थेरेपीज होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, वो उन्हें किस तरह से पेशेंट को देना होता है? हाँ, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो ये क्राइसिस होता है, ये क्राइसिस तो एक एंड पॉइंट होता है। जब क्राइसिस मानो किसी बच्चों में महीने में 1 बार 2 बार होता है, किसी को साल भर में 2-3 बार होता है, तो कभी कभी दिखा जाता है कि पेरेंट्स जो कहते हैं कि क्राइसिस के टाइम पे तो डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं, लेकिन जब क्राइसिस नहीं होते हैं तब वो ये सावधानी बरतना भूल जाते हैं और कंटिन्यू नहीं करते हैं। एक्चुअली ये पेशेंट को कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट रहना चाहिए। जैसे कि कुछ छोटे वाले चीज़ है, हाइड्रोक्सीयूरिया थेरेपी है, ये थेरेपी से भी बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं और रह सकते हैं। लेकिन ये जो टैबलेट्स भी दिया जाता है, इसका भी डोजिंग सही होना चाहिए और इसको भी बार बार डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, ताकि इनका डोजिंग सही हो रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए, ताकि इनका डोजिंग अगर सही रहेगा तो आगे वाले क्राइसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर डोजिंग सही नहीं रहेगा तो क्राइसिस बाद फिर से हो जाएगा। सेकेंड
सेकेंडली एक प्रोसीड्यूर्स है जो है आरबीसी एक्सचेंज। ये आरबीसी एक्सचेंज करके हम क्या कर सकते हैं कि जो सिकल परसेंटेज है ये परसेंटेज को कम कर सकते हैं। अगर सिकल परसेंटेज को कम किया जाए तो ये क्राइसिस प्रिवेंट हो सकता है। तो जब भी ये पेशेंट्स को सिकल परसेंटेज बढ़ना शुरू होता है तब जाके इनको एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आगे वाले क्राइसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे नया मेडिसिन आया है। ये मेडिसिन जो है ये महीने में एक बार ये लेना पड़ता है। और इसमें भी क्या होता है कि जो सिकल जो सेल्स है, हम पहले ही भी कहा था कि जो आरबीसीज है ये आरबीसी स्टिकी हो जाते हैं और ये एक के साथ एक लग जाते हैं और इसके बाद पूरा वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। तो ये जो मेडिसिन है ये जो ब्लॉकेज है ये ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। तो ये मेडिसिन अगर रेगुलरली लिया जाए तो ये ब्लॉकेज नहीं होगा, तो क्राइसिस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली इन क्राइसिस के तब टाइम पे तो ट्रीटमेंट चाहिए ही, लेकिन जब क्राइसिस नहीं भी होते हैं तब भी अगर आप ट्रीटमेंट सही मात्रा में करते रहोगे तो ये क्राइसिस भी नहीं होगा और पेशेंट बहुत अच्छा रह सकते हैं। और जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस है जो बाद में भी होने वाले हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि कई बार क्राइसिस ज्यादा जब हो जाते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उस तरह से मेडिसिन का यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले भी हमें खास तौर से अपना ध्यान भी रखना है। डॉक्टर नीलेश, इस बीमारी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आखिरकार क्या है, ये क्या महत्व है इसका और क्या कुछ सावधानियां इसमें खास तौर से रखनी होगी? जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स में कई बार जरूरत पड़ती है। जो सिकल सेल डिसीज या फुल सिकल वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट्स का जो हीमोग्लोबिन है वो लेवल इतना ज़्यादा लो हो जाता है, उसमें हमें टॉप अप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं वो करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई बार होता क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है 8 और 9 के आसपास, 8 ग्राम और 9 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास, बट सिकल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है 70%, 75% और 80%, और उस समय कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बच्चों को होने लग जाती हैं। तो उस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनका रेड सेल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करें। तो थोड़ा सा हम यहां जानेंगे कि रेड सेल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जिसको हम टॉप अप ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, कि आपने जस्ट हीमोग्लोबिन कम था तो बच्चे को थोड़ा सा ब्लड दे दिया या 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड दे दिया, तो उससे उनका नॉर्मल रेड सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और उससे उनका ऑक्सीजनेशन अच्छा हो गया और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बच्चे को आ गया। बट हमारे हिसाब से इस चीज से भी ज्यादा बेटर जो आज के समय में जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हम उसका यूज करके इससे भी अच्छे तरीके से हम बच्चों का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि उनका जो सिकल सेल है, सिकल सेल को हम नॉर्मल हेल्दी सेल से रिप्लेस करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट टॉप अप ट्रांसफ्यूजन हम वहां से उनका सिकल सेल को कलेक्ट करके डिस्कार्ड करेंगे और जो हेल्दी रेड सेल्स हैं वो हम उनको ट्रांसफ्यूज करेंगे। इस पूरी प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेड सेल एक्सचेंज प्रोसीजर, जो कि एक एफेरेसिस बेस्ड प्रोसीजर है और बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी इस टाइप की जटिलताएं नहीं है। तो ये जरूर हमें जानना है कि जब भी परसेंटेज ऑफ सिकल सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ता है, बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बढ़ती है, तो उनको रोकने के लिए स्पेशली जब एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हम बोलते हैं एसीएस, या फिर हमारे जो स्ट्रोक की संभावना बढ़ती है जब सिकलिंग परसेंटेज बढ़ती है, तो उन जो कि एक बहुत ही घातक कॉम्प्लिकेशंस है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होना, जहां पे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या ब्रेन स्ट्रोक होने की जब रिस्क होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि उनका रेगुलर बेसिस पे रेड सेल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाए थ्रू एफेरेसिस। तो ये चीज लाइक हम लोग यहाँ पे लाइक रायपुर में भी इसकी फैसिलिटी है, हम लोग यहाँ पे करते हैं रेड सेल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली फॉर सिकल सेल पेशेंट्स। तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि यदि किसी को भी इस टाइप का रिक्वायरमेंट है तो वो डेफिनेटली इस टाइप की टेक्नोलॉजी से अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। दूसरा ये है कि नॉर्मल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी यदि किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी वजह से हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं करा पा रहे हैं, तो उसमें भी हमें देखना चाहिए कि वो ट्रांसफ्यूजन जो हम दे रहे हैं वो ल्यूकोडिप्लेटेड हो, वो आरएच और कैल, नॉर्मली हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करके ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइक और क्रॉस मैच करके देते हैं, बट इससे भी ज्यादा क्योंकि उनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है सिकल सेल पेशेंट्स को, तो ये जो ब्लड है ये बड़ा ही प्यूरिफाइड ल्यूकोफिल्टर्ड आरएच एंड कैल मैच्ड होना चाहिए, जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोका जा सके, उनको कम किया जा सके। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितना कि डिसीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उतनी ही महत्वपूर्ण ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उनको भी रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब ने
बताया कि रेड सेल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो खास तौर से अब रायपुर में भी हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, और कहा जा रहा था कि कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिक जो पेशेंट है वो यहाँ पर मिलते हैं। और जानकारी डॉक्टर साहब हमें दे रहे थे कि किस तरह से सिकल सेल एनीमिया से बचा भी जा सकता है और उसके उपाय भी हैं, और खासतौर से हम अगर उससे जूझ रहे हैं तो हमें उसके लिए किस तरह से अवेयर होना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम सेहत में जान रहे थे कि सिकल सेल आखिरकार एनीमिया में क्या कुछ टारगेटेड थेरेपी होती है, किस तरह से काम करता है, ट्रांसफ्यूजन थेरेपीज क्या क्या होती हैं, किस तरह से जो रेड सेल्स हैं वो काम करते हैं और उसके बाद पेशेंट ठीक भी हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो आज के सेहत के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।